नमस्कार। आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। नवप्रवाह जियो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नवप्रवाह जियो पॉलिटिक्स में आज मेरे साथ फिर से पंकज जी हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। आज बड़ा विवादित विषय है क्योंकि आपने भी देखा होगा, देश ने भी देखा कि लोकसभा में किस तरीके से डीएमके के सांसद ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके पूरे उत्तर भारत यानी जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उसको गोमूत्र प्रदेश कह दिया, या ये कह दिया कि ये पूरा इलाका जो है वो गौमूत्र जैसा इलाका है। और उसके रेफरेंस में उन्होंने जिस संदर्भ में ये बात कही वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव तो जीत लिया, लेकिन दक्षिण भारत में इनकी दाल नहीं गलने वाली। उसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि तमिलनाडु में सरकार जो है भाजपा की नहीं है, और तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार बनी, और इसके पहले कर्नाटक में भी सरकार बनी। तो इस एक हिसाब से अगर देखें तो केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिला के उन्होंने ये कह दिया कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता की पार्टी की दाल नहीं गलेगी, जो भी होना है वो आप गोमूत्र प्रदेश में करिए। तो संसद में जब कोई सांसद या कोई प्रतिनिधि लोकसभा का या राज्यसभा का वहां पहुंचता है तो उससे एक अमर्यादित भाषा का की अपेक्षा नहीं की जाती। ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी बात कहेगा उसकी एक मर्यादा होगी और एक आदर्श स्थापित होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जो दक्षिण भारत में और कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा विचित्र सा, बड़ा अजीब लगता है। आप देखिए कि स्टालिन का जो लड़का, जो तमिलनाडु में जो स्टालिन का लड़का था, उसने बीच में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। अकबरुद्दीन ओवैसी करते ही रहते हैं। तो ये जो दक्षिण में विचारधाराओं की लड़ाई जो है अमर्यादित स्वरूप ले लेता है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। क्या लगता है पंकज आपको, ये किस तरह की विचारधारा और किस तरह का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है जो आजकल के नेता हैं? अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत अच्छा विषय विषय आपने छेड़ा है और हमारे सारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं उनको ये जानना जरूरी है इसका क्या परिप्रेक्ष्य है। क्या हुआ है कि जब से हमको स्वतंत्रता मिली है 1947 से, तभी से लेकर अब तक अगर हम देखें तो लगातार ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वाली बात बहुत ज्यादा होती रही है। नॉर्थ वाले भी उतने ही रिजिड है, कहते कि आप तो साउथ इंडियन है, आप तो सब मद्रासी है। तो ये एक डेरोगेटरी टर्म भी होता रहा है बहुत सालों से, आप इडली डोसा ये सब। अगर साउथ वालों की बात करें तो वो कहते हैं कि आप हम पर हिंदी थोप रहे हैं, हमारा तो कुछ और ही है, हमारा ये है वो है। और ये चक्कर में बहुत बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग, इन्होंने अपनी रोटियां सेक ली हैं, क्योंकि एक एक थोड़ा सा भाषा का भी अंतर रहा है। लेकिन ये कुछ पिछले 150-200 साल में क्रिएट की गई बात है। तो आपको इसका एक परिप्रेक्ष्य आपको मैं देता हूँ कि बेसिकली देखा जाए तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि काशी में भी शिव मंदिर है, रामेश्वरम में भी भोलेनाथ जी है, तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें प्राचीन काल से, तो कोई अंतर रहा नहीं है। दूसरी बात ये रही है कि आपको ये भी समझना है और हमारे सारे व्यूवर्स ये भी समझे कि अगर पिछले 150-200 साल को छोड़े तो उसके पहले जितने भी साल है, जितनी भी शताब्दियां हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध थे ही। तो आपको क्या ये लग रहा है कि जब उत्तर भारत के व्यापारी दक्षिण भारत में माल बेचते तो उनको क्या तमिल समझ में नहीं आता, अब्बा जब्बा डब्बा करते हैं? और जो दक्षिण वाले हैं जो उत्तर भारत और पूरे देश भर में जब व्यापार करते हैं तो क्या उनको समझ में नहीं आती बात? तो ये बेसिकली चूना लगाया गया है हमको किस तरीके से। डीएमके के अस्तित्व की अगर हम बात करें तो डीएमके क्या है, द्रविड़ द्रविड़ मुनेत्र खड़गम, ये जो उनका एक जो नाम है, इसका भी मतलब हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि दक्षिण भारतीय लोगों पर पिछले 200 साल से, लगभग 1800 से, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि इनको ये बताया गया है कि उत्तर भारत जो है वो आर्य है और आप जो है वो द्रविड़ हैं। वो आप आर्य नहीं है, आप भारतीय है ही नहीं। जबकि ये जो चूना इतना अच्छा लगाया गया है हमें, क्योंकि द्रविड़ शब्द का अगर हम संस्कृत में क्या मतलब होता है वो देखें कि तीनों तरफ से जो भूभाग समुद्र से पानी से घिरा हुआ है उसको संस्कृत में द्रविड़ कहते हैं। तो हम उत्तर भारत वाले, पश्चिम या फिर पूर्व वाले कहेंगे कि हमारे जो भाई दक्षिण में है वो कौन है, वो द्रविड़ है, क्योंकि वो उनका जो इलाका है वो पूरा पानी से तीनों तरफ से है। तो इसको आप, हाँ, तो इस आइडेंटिटी को आप देखिए, जो कॉलोनाइजर्स थे, जो अंग्रेज आए थे यहाँ पर, और अंग्रेजों के साथ साथ जो भी अंग्रेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच,
ये चारों के चारों यूरोपियन लोगों ने भारत में कॉलोनियां बनाई हैं और उसका अब हम असर देख रहे हैं। हमें ये समझना है कि हम्म। जब जब कोई यूरोपियन कॉलोनाइजर भारत में आया है, तब तब वो साथ में अपने क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया है। हम्म। क्रिश्चियन मिशनरीज का एक ही काम है कि जिन कॉलोनी में जाओ वहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रसार करो, प्रचार करो। और दक्षिण भारत हम्म। में ये धड़ल्ले से हुआ है सन 1800 से। हम्म। दूसरी बात हमें ये भी समझनी है कि जब ये यूरोपियंस जब भारत में आते हैं 1800 1805 के आसपास, तब ये देखते हैं कि अरे हम तो कलकत्ता में आए थे, तब वहां पर दिखने वाले लोग अलग थे, उनकी भाषा अलग थी। यहाँ पर थोड़े से दिखने वाले लोग अलग है, इनकी भाषा अलग है। इसका मतलब ये अलग अलग लोग हैं, जबकि हम सब हम्म। भारतीय हैं। यहां से कहानी शुरू होती है इस भेदभाव की। और जो मिशनरी लोगों ने इतना लिटरेचर लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं ये बताने के लिए कि आप द्रविड़ हैं, वो आर्य है, ये अलग है। आप अलग हैं, आप नॉर्थ इंडियन नहीं हैं, आप भारतीय ही नहीं हैं, आप अलग है। हम्म। ऐसा करके उकसाया गया है और इसीलिए द्रविड़ मुनेत्र खड़गम जैसी पार्टियों का एक जो है जन्म हुआ। हम्म। तो मतलब गठन से ही पूरा प्रोपोगंडा तैयार है, तो कंफ्यूजन शुरू से ही है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से होती है बात कि चूंकि आपने और हमारी भी एक बात है कि हमने भी थोड़ा सा मेल मिलाप पिछले 150 200 साल में इतना नहीं किया, जिस वजह से हम हम्म। उनके सांस्कृतिक अंदाज को समझ नहीं पाते और वो हमारे सांस्कृतिक अंदाज को समझ नहीं पाते। और आप देखें तो 1940 में हिंदी भाषा का जो एक हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं, वो लगभग 1940 के आसपास हुआ, जब कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग में ये पारित हुआ प्रस्ताव कि हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए। जबकि वहां राजभाषा। पर फोर्स ये किया जा रहा था सभी लोगों की तरफ से कि आप संस्कृत को बनाइए, ताकि हम्म। जो दक्षिण भारतीय पूर्व की जो भारतीय है उनको भी समझ में आए बात और इजीली मेल मिलाप हो जाए। लेकिन हिंदी पर ज्यादा जोर दिया गया और इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने, जिनको ब्रिटिश लोगों या फिर कॉलोनाइजर्स है, जो पॉलिटिकली भेदभाव इनका शुरू हो गया। दूसरी हम्म। एक बहुत बड़ी बात है, आपने उदय निधि जो मंत्री हैं फिलहाल तमिलनाडु के राज्य में, स्टालिन जी के वो सुपुत्र है, इनको अगर हम्म। देखें तो मिशनरीज ने काम क्या किया कि एक तो आप भारतीय नहीं है, ये पूरा इनके ऊपर ब्रेन वॉश किया, ऊपर से आप सनातनी भी नहीं है। हम्म। तो ये जो बात है, इसीलिए उदय निधि ने वो एंटी सनातन का जो एक उन्होंने बीच में बहुत बेवकूफाना अंदाज में जो बयान दिया था वो आया है और उसी को आगे आज देखिए, आपने जो कहा, जो सांसद है डीएमके के, उन्होंने लोकसभा में आगे बढ़ाया है। आप थोड़ा सा एक इसका परिप्रेक्ष्य और देखें कि जब अंग्रेज लोग राज कर रहे थे, तो अंग्रेज लोगों को काम करने के लिए ऑफिस में तो भारतीय लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि हम्म। उन्होंने स्कूलों में अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिया। अब हम्म। हुआ ये है कि आपको ये भी समझना होगा कि दक्षिण भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे उसमें से कुछ ब्राह्मण भी थे। वर्ग हम्म। के पढ़े लिखे लोग तो सभी समाज के थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम्म। इन्होंने अंग्रेजी सीख ली और ये ब्रिटिश शासन में काम करने लगे, नौकरियां पा गए और इनके ओहदों में बड़ा बढ़ोतरी होती गई, तो फिर जो बाकी के लोग हैं, इन्होंने ब्रिटिशरों ने ही इनको उकसाया कि देखो देखो, आप में से जो ब्राह्मण है वो तो हमारे साथ काम कर रहे हैं लेकिन आप पर अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके का भेदभाव क्रिएट करते हुए ये जो मिशनरीज हैं, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, इन्होंने ये इतना कर दिया कि ये एंटी हम्म। ब्राह्मण, एंटी सनातन माहौल बनता गया तमिलनाडु में पिछले 100 साल। हम्म। तब एक जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी स्थापित की गई, इस वजह से कि ये कहने के लिए कि अगर ब्राह्मणों को ब्रिटिश शासन में नौकरियां मिल रही है तो हमको भी मिलना चाहिए। हम्म। ये शुरुआत थी। और बिल्कुल। उसके और इसके बाद अगर आप देखें आजादी के बाद ये जस्टिस पार्टी का कन्वर्जन हो गया डीएमके में। एक डीएम। आइडेंटिटी बन गई कि हम अलग हैं, हम द्रविड़ हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम सनातन नहीं हैं, हम एंटी सनातन हैं और हम तमिल हैं। तो इस तरीके का कंफ्यूज्ड ब्रेन वॉशिंग डाल दिया और इस तरीके से आज हम देख सकते हैं कि इसका क्या माहौल बनता जा रहा है। अब देखिए, अमित शाह ने अभी एक दिन पहले ही, आपको याद होगा कि संसद भवन में उन्होंने कहा कि भाई एक देश में दो प्रधानमंत्री, दो झंडा और दो तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो चाहे जो भी प्रदेश हो। और जी। उसके बाद ही इस तरह की घटना, आप समझिए कि उन्होंने, हालांकि मुझे जहां तक समझ में आता है, उन्होंने कश्मीर को लेकर ये बात कही होगी। लेकिन आप सोचिए कि कश्मीर एक अलग मुद्दा बना हुआ है, उसी के साथ में मतलब आप समझिए कि एक तरह से साथ में ही हो गए वो, क्योंकि दोनों धड़े अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलग है और यूपीए के साथ में जो लोग
काम करने वाले हैं, राजनीति करने वाले, वो अलग अलग लोग हैं। अब जो उदयनिधि स्टालिन वाली जो बात आती है, आप समझिए, उनकी माँ पूजा पाठ करती है और वो पूजा पाठ बिल्कुल। नहीं करते हैं। एक ही घर में, मतलब आप ये समझिए कि एक ही घर में विचारधाराएं समान नहीं है, राजनीति आप नहीं, कर रहे हैं। क्योंकि धंधा है ना। अब दिक्कत ये है कि डीएमके, आपने जो बात कही है इतनी 100% सही है अमित। दिक्कत अब ये हो रही है कि हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का धंधा बंद हो जाएगा अगर ये चलता रहा हम्म। तो। और ये डेस्परेशन है डीएमके का, क्योंकि अब ना उन्होंने विकास किया ना उन्होंने कुछ काम किया। बस वो पूरे 50 साल उन्होंने इसी को रगड़ा बना बना के हम तमिल हम अलग है। देखिए कुछ साल पहले मैंने वो ये बात चर्चा सुनी थी और जिसमें बातचीत काफी उत्तेजित हो गए थे लोग, कि इनका ये कहना है कि तमिल जो है ये संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। हाँ, ये एक बिल्कुल। विवाद शुरू कर दिया था। देखिए इसमें आप और हम भारतीय हैं, मैं तो कहूंगा कि हम ये भी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तमिल तो हमारी भाषा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेचने की तरीका जो था कि तमिल और संस्कृत में आप थोड़ा सा विवाद खड़ा करें ताकि हमारा धंधा चलता रहे। तो ये हम्म। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर अब दिक्कत हो रही है। और एक और समझना होगा, पिछले 50-70 सालों में जिस जनरेशन हम्म। को इन्होंने चुना लगाया था, हमारे पहले वाले जनरेशन हम्म। को, वो भी अब समझ गए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि इस बात में दम नहीं है। तो थोड़ा सा हम्म। अपना जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में डीएमके ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप समझिए कि जहाँ आपने भाषा की बात की, अ, लंका में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है रावण। जी। रावण श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है, और तमिलनाडु में, मतलब समुद्र के इस तरफ की भाषा और समुद्र के उस तरफ की भाषा लगभग बराबर है, एक एक ही जैसा है। जैसे सामान्य रूप से हाँ, अगर आप देखें तो सियोल जो श्रीलंका में बोली जाती है, वो उसकी लिपि में हो सकता है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, अंतर हो सकता है, लेकिन बोलने वाले लगभग एक ही है। मजदूरों का देखिए आप, इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। तो अगर बिल्कुल। रावण बहुत विद्वान व्यक्ति था, और रावण विद्वान व्यक्ति था, तो उसने तमिल में कोई रचना क्यों नहीं की, संस्कृत में क्यों की? रावण को तो एग्जैक्टली exactly। संस्कृत की। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही अमित। हमें इसमें दो तीन चीजें हैं। जब भी हम लंका की बात करते हैं तो हमारे लिए रावण इज आइडेंटिटी, लंका इज इक्वल टू रावण, हमारे लिए ये तो बात है। हम्म। और अगर देखें तो श्रीलंका जो देश है वो हमारा ही एक भाग है सांस्कृतिक रूप से। कोई फर्क नहीं है। हम श्रीलंका में जब घूमने गए थे तो हमें तमाम मंदिर दिखे वहां पर। कोई जो हमको बिल्कुल बताया जाता है कि नहीं वो कुछ अलग ही है, वो हमसे अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, रावण बिल्कुल। का तो जन्म भारत में ही हुआ था, मतलब भारतीय महाद्वीप में ही हुआ था। तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब जब श्रीलंका और भारतीय उपमहाद्वीप के राजाओं के बीच में संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप हम्म। देखें तो बहुत सारी राजकुमारियां जो है वो तमिलनाडु की, वो श्रीलंका के राजाओं के साथ, राजकुमारों के साथ ब्याही गई हैं। बिल्कुल उड़ीसा के कई सारे जो राजकुमारियां हैं। और आप देखेंगे कि श्रीलंका की भाषा में उड़िया और तमिल बहुत है, क्योंकि इतने पिछले 500-1000 सालों में इतने सारे, जब राजकुमारी की शादी होती है तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर जाएगी। तो बिल्कुल। उड़िया और तमिल लोग तो वहां पर है ही। तो हमें, और ये क्या है, ये बहुत अच्छा विषय हमने लिया है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि हम जैसे लोग जो है, आम जनता है, हमें तमिलनाडु के बारे में ज्यादा बात मालूम नहीं था। इसके लिए हम आज बिल्कुल। चौंक रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये तो आज डीएमके के सांसद ने इस तरह की बात की है। आप अक्सर ये चीजें देखेंगे, भारत की राजनीतिक जो हमारा जो राजनीतिक इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत के बाद का, उसमें इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर एक प्रदेश के नेता दूसरे प्रदेश के लोगों पर कटाक्ष करते हैं। आप समझिए जी। कि अभी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाए तो बाल ठाकरे का प्रकरण, और उसके बाद राज ठाकरे का प्रकरण, बिल्कुल। फिर उसके बाद बिल्कुल। गुजरात में कुछ नेताओं का प्रकरण। तो ये जो प्रांतवाद है, प्रांतवाद तक तो ठीक था, लेकिन किसी बेल्ट को आप पूरी तरीके से गोमूत्र बेल्ट बोलते हैं, ये कितनी विचित्र बात है। आप समझिए कि उत्तर भारत में जितने दक्षिण भारत के नेता हैं, या जितने भी दक्षिण भारतीय लोग हैं, वो सारे लोग उत्तर भारत में आते हैं, और उत्तर भारत के लोग हैं दक्षिण भारत में जाते हैं दर्शन करने का। एक बड़ा मामला है ना, क्योंकि एक एक जमाने में जो शैव और वैष्णव का युद्ध हुआ करता था, लोगों ने जो ड्रामेटाइज कर दिया था चीजों को, आप देखिए जी। कितना बड़ा विवाद बना था उसमें। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग विद्वत परिषदों ने बहुत मेहनत की। अब ये जो है भाषावाद, प्रांतवाद, इस तरह की राजनीति करके जब इनका काम नहीं बना, तो अब ये संसद भवन में भी इस तरह की बातें करने लगे कि भाई ये पूरा इलाका ये है। अब कल को कोई उत्तर भारत का सांसद आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली के आसपास का, वो बोलेगा कि दक्षिण में सब ऐसे लोग हैं। तो ये हम्म।
अब आपने देखा पिछली बार हमने बात की थी जातिगत जनगणना की। तो जी। जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना यही है ना कि आप किसी एक डिवीजन में, इनको ये समझ में आ गया कि हिंदुओं का वोट बढ़ नहीं रहा है, हिंदुओं का वोट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। तो जब करेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, आप उसको डिवाइड कैसे करेंगे? जातिगत जनगणना कर देंगे और बोल देंगे कि भाई तुम सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी तुमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए मजेदार बात है कि देखिए दो तीन चीजें हैं। डीएम के वो दिया है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, आप समझ जाइएगा। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी ना मुझे अचरज होता है, और हमारे सारे लोगों को ये जानना जरूरी है कि कैसे कि तमिल आइडेंटिटी इज वेरी स्ट्रांग। देखिए आपकी, आप उत्तर प्रदेश हैं, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मराठा आइडेंटिटी स्ट्रांग है, तो सबकी, हम भारतीय हैं तो तमिल आइडेंटिटी भी हम्म। उतनी ही स्ट्रांग है। लेकिन मजेदार बात बिल्कुल। यह है कि जब ये जब बहुत ज्यादा हम अलग है, हम ऐसा है, हम वैसा है कहते हैं, सबसे मतलब कॉमिक बात यह है कि आज तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार जो हमारे भी दिल के बड़े करीब है वो है रजनीकांत। हम्म। ठीक है। अब बिल्कुल सही बात। रजनीकांत जी तो महाराष्ट्रियन है, वो तो हमारा मराठी मानुस है, रजनीकांत शिवाजीराव बिल्कुल गायकवाड़ उनका नाम है। वो आप उनको अपना मान रहे हो और आप कह रहे हैं कि तमिल तमिल। बिल्कुल। दूसरी बात है, आपके जो बड़े पूर्व चीफ मिनिस्टर थे एमजीआर जी, एमजीआर जी तो हम्म। मलयालम है, वो तमिल थोड़ी है क्या, वो तो मलयाली थे। हाँ। तो बिल्कुल। आप दूसरों को लेकर अपनी राजनीति चलाते हो तो वो सब ठीक है, लेकिन तो ये बहुत। और क्या है, एक आपको एक और किस्सा बताता हूँ। हाल ही में हम घूमने जब गए थे दक्षिण भारत में, तो केरला के एक नेशनल पार्क में जब हम घूम रहे थे तो काफी सारे तमिल वहां पर जो टूरिस्ट है उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि भाई सामाजिक तौर पे क्या चल रहा है आपका, क्या नहीं चल रहा है, वो भी आप जरा बताइएगा। तो इस वजह से हम्म। वहां पर जब मैं इनफैक्ट जब मैं बातचीत कर रहा था तो एक ये बात समझ में आ रही है कि जो नवयुवक है, पढ़े लिखे लोग हैं तमिलनाडु में, हम्म। वो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से परेशान हो गए हैं। बिकॉज उनको हम्म। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो लोग भी पूरे देश भर में घूमते हैं, नौकरियां करते हैं, देश भर के विभिन्न राज्यों के लोग भी तमिलनाडु में नौकरियां करते हैं, उनका आपस में काम है। लेबर जो है ये आपका बिहार, आंध्रा से, उड़ीसा से तमिलनाडु में काम कर रहा है। हम्म। तमिलनाडु के लोग भी जानते हैं कि भाई ये भी तो हमारे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या फालतूगिरी आप कर रहे हैं। इस बिल्कुल वजह सही से बात। आप देखेंगे तो भाजपा ने जो काम किया है, वहां पर अध्यक्ष जो बने हैं भाजपा के तमिलनाडु में, अन्नामलाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम्म। कैरेक्टर है और ये आगे जाके बड़ा फर्क पड़ेगा। भाजपा ने बहुत अच्छा मूव किया है क्योंकि ये खुद एक इंजीनियर है अन्नामलाई, ये लखनऊ में एमबीए किए हैं, और ये खुद कहते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा तब मुझे और मालूम पड़ा। और ये खुद एक पुलिस सुपरिटेंडेंट रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही में अगर आप देखें तो तमिलनाडु, चेन्नई, इनफैक्ट तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है विजय, इनकी हम्म। भी पॉलिटिकल एक पार्टी है, इनको भी बहुत फॉलो किया जा रहा है। तो जो यंग एजुकेटेड वोटर है, अब थोड़ा सा डीएमके एआईडीएमके के पंगे में पड़ने वाला नहीं है। और इसको समझते हुए उदयनिधि का स्टेटमेंट देखिए, डीएमके के सांसद का देखिए, तो ये दिया फड़फड़ा रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरीके से ये जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इन लोगों का जैसे प्रकाश राज का पॉलिटिक्स है, ये स्टालिन का बिल्कुल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। डीएमके की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स जो है ये दूसरी तरफ से भी जा रहे हैं पूरी तरीके से। मतलब द्रविड़ और आर्यों में अलग करने के बाद अब ये दूसरा रास्ता तैयार कर रहे हैं। कभी भगवान को करेक्ट। गाली दे देना, कभी किसी जात या व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कर देना। मतलब राजनीति को ये किस गर्त में लेके जा रहे हैं? इनके लिए सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, बाकी सारी चीजें इनके लिए मैटर नहीं करती। और वो बिल्कुल भी बिल्कुल। संसद भवन में आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप स्टेटमेंट संसद भवन में देके पूरे राष्ट्र में आपकी चर्चा तो हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी एक दिन में तो बनती नहीं है। आपकी आइडेंटिटी तो बनाने में वर्षों लगते हैं ना, लेकिन उसको खत्म करने में कितना दिन लगता है? तो भाई मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, और अच्छी बातें करो, ऐसी बातें, अच्छी बातें करो, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। इतने सालों तक ये हो रहा था अमित कि देश के विभिन्न भागों में ये पता ही नहीं था कि तमिलनाडु में क्या झोल हो रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला पता चल गया, तो अच्छी बात है। और दूसरी बात अब ये देखिए कि आप, हमको ये भी थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर देखना है जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना। तो हमें ये समझना है कि देश के आंतरिक ही नहीं, जो बाहर की दिक्कतें हैं, दुश्मन है, ये भी कीड़ा कांडी जो उंगली करने में कम नहीं रहेंगे। प्लीज समझिए आप इसको। जैसे हम्म। पिछले एपिसोड में हमने नक्सलवाद की बात की थी, तो इसको जो फॉरेन फंडिंग था वो धड़ल्ले से हो रहा था। आप समझिए तमिलनाडु में एंटी सनातन जो बात है ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आर्य और द्रविड़ का जो ये फ्रॉड थियरी थी वो एक्सपोज हो चुकी है।
लेकिन हमको तो यहाँ पर इनके घर में आग लगानी है, हमको तो इनका घर खराब करना ही रहना है। तो कैसे करें? तो आपको ये भी देखना है कि इंटरनल रिक्वायरमेंट्स और एक्सटर्नल सपोर्ट। तो आप सरप्राइज नहीं हम्म। होइएगा कि अगर इन पार्टियों को बाहर के देशों से अलग से सपोर्ट मिल रहा है ये सब चीजें करने हम्म। के लिए। सही बात है, क्योंकि आप देखिए, हम फ्लैशबैक में जाएं कुछ वर्ष पहले, तो सबरीमाला वाला जो मामला था, आपको ध्यान होगा, सबरीमाला बिल्कुल में जिस तरीके की बिल्कुल। करने की कोशिश की। आप समझिए कि किसी गिरजा घर में आप चले जाइए या किसी मस्जिद में जाइए, तो वहां पर तो आपकी नेतागिरी नहीं चलती है। आपको मंदिर ही बचे हुए हैं कि सारी नेतागिरी आपको मंदिर में ही करनी है। क्योंकि क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि मंदिरों में लोग जा रहे हैं, मंदिरों में आस्था की बात हो रही है। और देखिए एक और बात है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और एक तमिलनाडु के बारे में एक एंगल आप ये भी समझिएगा कि बहुत सारे तमिल लोग जो है ये तमिलनाडु के बाहर रहते हैं। मेरे कई सारे तमिल मित्र हैं जो मुंबई में ही पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। आज दिक्कत ये हो रही है उनकी कि उनको अपनी खुद की मातृभाषा सही सही नहीं आ रही है। तो इसका नहीं आ फायदा भी रही। उठाया जा रहा है कि हमारे ही लोग जब देश विदेश में जाते हैं तो अपने कल्चर को जब भूल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो वो तो चले गए, तो हमको अपोज करने वाला भी कोई नहीं रहा। दूसरी बात ये भी है कि जो हम्म। पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो बेसिकली इनको बहुत, उनकी रोजी रोटी चलती है इस पर, क्योंकि उनके पास दूसरा कमाने हम्म। का कोई साधन होता नहीं है। तो सबरीमाला पे कुछ कर दिया, ये कर दिया। इनफैक्ट जे साई दीपक जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने बहुत हम्म। जबरदस्त तरीके से सबरीमाला का केस लड़ा और वो जीते। और हम्म। इसीलिए पूरा मामला ठंडा हो गया। हम भी सबरीमाला जाकर वहां पर दर्शन लेकर आए और बहुत जबरदस्त है। इसीलिए एक मेरा सुझाव होगा हमारे सारे नॉन तमिल भाइयों के लिए कि हमें हम्म। तमिलनाडु में घूमने जाना है, और घूमते जाते हुए हमें वहां के मंदिरों में जाना ही जाना है, सारे छोटे बड़े मंदिरों में। क्योंकि जितना हम्म। जनाधार मंदिरों को मिलेगा तमिलनाडु में, उतनी ये जो फालतू बातें हो रही हैं वो थोड़ा कम होती जाएगी। मतलब ये इस तरह की जो राजनीति है, जब हम अवेयर होंगे तभी उसका खंडन कर पाएंगे। जब तक बिल्कुल। हमें पता ही नहीं होगा हम तमिल के। अब देखिए, विदेश लोग दुबई चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फ्रांस चले, यूरोप कंट्रीज में चले जाएंगे, लेकिन वो केरल में नहीं जाएंगे, केरल और तमिलनाडु नहीं जाएंगे, आंध्र प्रदेश में नहीं जाएंगे। हमें आप जी। अपनी भाषा संस्कृति हमें नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, अब ऐसा दुराव हो गया है चीजों को लेकर, ये जी। राजनेताओं की देन है कि लोग एक दूसरे से ऐसे इतने दूर हो गए हैं कि वो तमिल जो है, मद्रासी, मतलब एक तरह से इस तरह की हीन भावना से वो बोलते हैं कि अरे तो मद्रासी है। करेक्ट तो करेक्ट। अच्छा, महाराष्ट्र मराठी इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उत्तर भारत और महाराष्ट्र जो है वो लंबे समय से बहुत करीब रहा, कल्चरल दृष्टि से भी और भाषाई दृष्टि से भी, क्योंकि लिपि एक ही है, देवनागरी। तो बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है बहुत आसानी से जाते हैं। अच्छा, इसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब जिस तरीके से दक्षिण की फिल्मों का हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है, उसका तर्जुमा हो रहा है, बिल्कुल। ये चीजें देखिए बहुत करीब ला रही हैं आप उसके। आपने बिल्कुल एक सही इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा। जब हम घूम रहे थे दक्षिण भारत में तो कई सारे तमिल लोग मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे, और मैं भी थोड़ा सा तमिल सीख रहा हूँ। मैं भी चार चार पांच पांच लाइन उनसे तमिल में बात कर रहा था। वो इतने खुश हो रहे थे, वो कहते हैं कि हम हिंदी फिल्में देखकर हिंदी सीख रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं तमिल पिक्चर देख के मुझे चार पांच लाइनें आती हैं। और आपको ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ये ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है ताकि हमारा धंधा चलता रहे। एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आपको कि जब आप किसी भी व्यक्ति को, प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसमें किस तरह की चीजों का ध्यान रखना होगा? मतलब इस परिप्रेक्ष्य में कि आप हिंदुस्तानी हैं, न कि आप किसी प्रांत के हैं, किसी मजहब के हैं, मतलब ये सब सारी चीजों के अलावा इससे ऊपर उठ के हमें किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है आज की तारीख में? मुझे लगता है, देखिए राष्ट्रवाद ये आपका सबसे पहला होना चाहिए। देखिए क्या होता है, इसलिए भाजपा ने जो काम किया है मोदी जी को प्रेजेंट करके, जिसकी बड़ी आलोचना हम्म। कर रहे हैं जो हारने वाले लोग हैं, कि लोकल इलेक्शन में आपने प्राइम मिनिस्टर को डाल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो क्या है कि आज आज हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना आपको ये भी समझना है कि उंगली करने वाले बहुत सारे आते रहेंगे। पैसे के तौर पर, हम्म। आप कन्वर्जन के तौर पर कहिए, बहुत सारी गड़बड़ के तौर पर हो सकता है। तो आपको आपका प्रतिनिधि ऐसा चुनना पड़ेगा जो कम से कम देश की और आपके भाषा की, आपके संस्कृति का आदर करता हो।
ये आदर बहुत करना, जरूरी बिल्कुल। है, ये समझना पड़ेगा और पार्टियों को भी समझना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि डीएमके जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है। अब इनका प्रॉब्लम क्या हो गया हम्म। कि इनका ऑपोजिशन था एआईडीएमके। अब वो जयललिता जी के निधन के बाद वो भी पार्टी समाप्त हो गई है। तो अब हम्म। दिक्कत ये, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कहिए या फिर आरजेडी कहिए या फिर आप डीएमके कहिएगा, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपग्रेड कैसा करना है। आजकल की नई क्षेत्रीय हम्म। पार्टियां जो हैं, आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा आदिवासी प्रतिनिधित्व है, वैसी क्षेत्रीय पार्टियां अब आने लगी है। और इसलिए डीएमके की दिक्कत है कि अब वो जो फड़फड़ाता हुआ दिया है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन सिंपल सी बात है, आप मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सनातन का आप अपमान नहीं कर सकते। बात खत्म। अच्छा, एक और जल्द से मैं चीज बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ ना एक मानसिक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हमें डाल दिया गया है कि अगर आपने नीला पहना है, तो अगर मैं कहूंगा कि अमित जी आपने नीले कलर का जो शर्ट पहना है बहुत अच्छा है, इसका मतलब हम ये निकालते कि पंकज ने जो पीला पहना है वो खराब है। यानी कि हम अगर सनातन के बारे में अच्छा बोलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि देखो देखो, बाकी जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में गलत कह रहे हैं। ये जो धारणा है ना, इसको निकालना पड़ेगा। हम बाइनरी नहीं हो सकते। और ये बड़े अच्छी तरीके से बहुत सारे कुछ कुछ जो मीडिया इंटेलेक्चुअल्स इन्होंने ये पैतरा बड़ा अच्छा अपनाया है। अगर मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम, अब इसमें मैंने हम्म। दूसरे जो धर्म है इसका थोड़ी अपमान किया है। हमारे कई बिल्कुल सारे सही। मुस्लिम मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो मुझे जब मिलते हैं कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी कहता हूं तो उससे क्या जय श्री राम का अपमान हो गया? तो हम्म। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये चूना लगा मत, अभी अब हमको आगे बढ़िएगा, हमको बात समझ में आ गई है। और भाजपा जैसी पार्टी को ये बात समझ में आ गई। तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप जरूर सोच समझकर और पंकज जी की बातों को ध्यान में रख के अपना वोट डालिएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय रहा नहीं है, अब तो लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। तो लोकसभा चुनाव में आप सभी अपना ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवाद और जो मुद्दे पंकज जी ने बताया उसका ख्याल रखें। हमारी जो बातें आपको कैसे लग रही हैं हमें जरूर मेल करके बताएं। info.nowbroa@gmail.com पर हमें आप मेल भी लिख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। इस बार मैं कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ। और ख्याल रखिए अपना। फिर से अगली बार हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।